हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समुच्चय के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बच्चों समुच्चय के प्रकार। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने साइज 1.1 तक देखा और उसको समझा और उसको कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समुच्चय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम साइज 1.2 को सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 है। अभी आप लोगों ने लॉजिक तो समझ ही लिया होगा किस तरीके से आपको वीडियोस मिल रहे हैं। दो तरीके से आपको वीडियो मिल रहे हैं। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टाइप का, दूसरा जो आपको मिल रहा है बच्चों वो सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज टाइप का आपको मिल रहा है। मैं किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, देन एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूं। तो आप लोग आराम से सुनिएगा। आज के इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर जिन समुच्चय के बारे में बात करने वाले उनका नाम आपको बताते हैं। नंबर पहला आप सीखेंगे बच्चों रिक्त समुच्चय क्या होता है, फिर एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। नेक्स्ट टाइप जो आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है समान समुच्चय। तो इस प्रकार से आप लोग आज के इस वीडियो में 5 मुख्य प्रकार के समुच्चयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली एग्जाम 2 होने वाली है। तो आइए पहला समुच्चय हम लोग सीखते हैं बच्चों, जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। ध्यान से समझते चलना। बोलेंगे रिक्त समुच्चय, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इम्पटी सेट, या इसको जो है नल सेट के नाम से भी जाना जाता है। नल सेट, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। पर डेफिनेशन सुनिएगा। कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप लोग उसको सुन के लिख सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज नोन एज इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। अब आप बात को सुनो बच्चों। रिक्त समुच्चय जो होता है इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना करके अंदर बिना कुछ लिखे या फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो और इसको हम लोग ऐसे खाली ब्रैकेट के अंदर बिना कुछ लिखे या फाई से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा कौन सा समुच्चय है जो रिक्त कहलाएगा। कि एग्जाम्पल लेते हैं a = x सच दैट x स्क्वायर = 4, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप सोचो ऐसी कोई वास्तविक संख्या बताओ। एक काम करो, यहाँ 4 न लिख करके -4 लिखो, तब काम बनेगा। बच्चों ऐसी कोई वास्तविक संख्या आप मुझे बता दो जिसका वर्ग करने पर -4 आए। आपको कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी जिसका वर्ग करने पर आपको -4 मिल जाए। इसका मतलब ये आपके सामने जो एक समुच्चय लिखा हुआ है यह एक कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। तो इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? 5 लिख दिया जाएगा बच्चों। समझ में आई बात ना? और कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं b = x सच दैट x, जहां आप लिख दिए जहां x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 6 तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यह है कि b एक ऐसा समुच्चय है जो ऐसे अवयव का समुच्चय जो 6 से बड़ी है और 7 से छोटी। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब 6 और 7 के बीच में बच्चों कोई प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है ना। 6 और 7 के बीच में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। इसलिए ये हमारा दूसरा वाला समुच्चय भी जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, आपसे कहा जाए कि 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? कहेंगे 0 से छोटी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। आप कह सकते हैं किसी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, माने चारों कक्षाओं में पढ़ते हैं। ऐसा कोई बच्चा कैसे हो सकता है? वो तो केवल एक ही कक्षा में पढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा समुच्चय जिसमें आपको कोई अवयव मिलेगा ही नहीं, तो वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा बच्चों? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। समझ गए बात आप लोग? अगला हम लोग बात करते हैं बच्चों एकल समुच्चय के बारे में। एकल समुच्चय जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल जो हो, एकल जो अकेला हो, उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। समझ में आ रही बात ना?
तो परिभाषा इसकी होती है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक के अलावा कोई और अवयव हो ही ना, ऐसे समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे a = x सच दैट x सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या लिखते हैं? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती हैं? एक ही होती है, और वो कौन है? 1 है। तो आपको ऐसे 1 मिल जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। अब यहाँ पर बच्चों कितना अवयव मिला इस समुच्चय ए में? एक ही अवयव मिला ना, इसलिए कौन सा समुच्चय है? एकल समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको लिख दिया जाए b = x सच दैट x + 5 = 9 का हल है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपके सामने x + 5 = 9 लिखा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो x = कितना मिलेगा? 4। इसका मतलब b = आपको कितना मिलेगा? 4। एक ही अवयव तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये भी कौन सा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय हो गया। ऐसे कोई भी समुच्चय जिसमें केवल और केवल आपको एक ही अवयव मिले, ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट आपको मिले, ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। एकल समुच्चय को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ऐसे इसको पढ़ेंगे सिंगलटन 1, ऐसे लिखा क्या पढ़ेंगे? सिंगलटन 2, ऐसे क्या पढ़ेंगे? सिंगलटन 3 करके इसको पढ़ा भी जाता है। आप कहोगे सर इसको किससे नोटेट करते हैं? इसके लिए कोई अलग से नोटेशन बच्चों बनाया नहीं गया है। इसको जैसे अभी तक समुच्चय को आप दिखाते थे ए से, बी से, सी से, डी से, वैसे ही इस समुच्चय को भी हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है। बच्चों हमने आपको डेफिनेशन भी बोल करके सिखाया है। अभी आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए, एग्जाम्पल को नोट करिए, और समुच्चय दोनों समुच्चय मैंने आपको बताया है, दोनों की परिभाषा को लिखिए। देन हम लोग डिस्कस करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं परिमित समुच्चय के बारे में कि परिमित समुच्चय होता क्या है। बच्चों परिमित समुच्चय जो हमारा है उसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, गिनी जा सके, परिमित हो, निश्चित हो, ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे किसी भी समुच्चय में 5 अवयव, 10 अवयव, 1000, लाख, करोड़ अवयव हो, लेकिन ये पता हो कि हाँ इसमें इतने ही अवयव हैं, तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, उसी को बोलेंगे परिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम लिख दें a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो आपके सामने एक समुच्चय लिखा हुआ है ना, कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। उसका रीजन क्या है बच्चों की इस समुच्चय में आपको केवल और केवल 9 अवयव दिख रहे हैं। ठीक है। और देखो b = आपने लिख दिया x सच दैट x, जहां या कह सकते हैं x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो इसका मतलब इसके भी अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, निश्चित है, गिनी जा सकती है। इसलिए कौन सा समुच्चय हो गया बच्चों? परिमित समुच्चय हो गया। और देखो जैसे c = 1 2 3 4 5 6 ... 99 लिख दिया। अब बताओ ये परिमित समुच्चय है कि नहीं? कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर ... लगा हुआ है तो कहते हैं ये ... लगा है, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमित है। लेकिन बच्चों ... लिखने के बाद यहाँ देखो लिमिटेड हो गया है कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को लिया गया है। तो कैसा समुच्चय हो गया बच्चों? परिमित समुच्चय, क्योंकि अवयवों की संख्या क्या है? वो निश्चित है। और देखिए कोई जैसे मान लो आपने लिख दिया 1 2 3 4 ... मान लो आपने 10,000 लिख दिया, तब भी कहे समुच्चय होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। डिफरेंट एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने दे दिया है। अब बच्चों हम बात करेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय जिसको हम बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट। ठीक है।
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, इनफाइनाइट हो, नॉट काउंटेबल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब डॉट 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 लग गया मीन्स इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट हो गया माने अपरिमित समुच्चय हो गया। और कोई एग्जांपल देखो, b इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें भी अनंत अवयव हो रहे हैं। और कोई एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखो बच्चों, आपको बातें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, बाकी नोट्स तो आप लोग खुद भी बना सकते हो, उसको कर सकते हो। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक टाइप का समुच्चय हमें और पढ़ना है बच्चों, इसका नाम है समान समुच्चय। उसके पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इन सब को नोट करिए, देन मैं आपको बताता हूँ समान समुच्चय क्या होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये बच्चों हम बात करते हैं समान समुच्चय के बारे में कि समान समुच्चय होता क्या है। और समान समुच्चय जो है बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए खूब ध्यान से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, और इसमें कुछ ट्रिक भी है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि समान समुच्चय होता क्या है। बच्चों कहा जाता है कि यदि ए तथा बी, ध्यान देना, यदि ए तथा बी दो ऐसे, ध्यान देना बच्चों, दो ऐसे समुच्चय हों कि, दो ऐसे समुच्चय हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में, या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी, या समुच्चय ए का लिखो खाली, समुच्चय ए का अवयव हो तो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, समझ गया आप हमारी बात? क्या बोला मैंने? यदि ए तथा बी दो ऐसे समुच्चय हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो तो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसे ध्यान देना बच्चों, इसे ए इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब सुनो मेरी बात, इसका एग्जाम्पल देखो। सपोज करो बच्चों ए इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। और बी इक्वल टू हमने क्या लिया 4 5, चलो 4 5 लिखो, 3 2 1 मान लो हमने ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बच्चों समुच्चय ए और बी समान है क्या? तो नहीं है, क्योंकि देखो समुच्चय ए 1 इसमें है 2 है 3 है 4 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है और इसमें है, माने ए के सारे अवयव तो बी में है लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है बच्चों वो आपस में समान नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर होंगे देखिएगा। ए इक्वल टू बच्चों ले लिए 2 4 6 और 8 मान लो हमने ले लिया। बी इक्वल टू ले लिया 4 6 8 और 2 ले लिया। अब आप ध्यान दो, क्या ए और बी समान हैं? उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा क्या समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है या नहीं है। तो देखो बच्चों 2 को ले लो, 2 ए का अवयव है बी में है, 4 देखो इसमें है, 6 इसमें है, 8 इसमें है, माने समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं। अब देखो क्या बी के सारे अवयव भी ए में हैं, 4 इसमें है, 6 इसमें है, 8 इसमें है, 2 इसमें है। तो हमने देखा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए
बच्चों समुच्चय ए और बी यहाँ पर क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। अब ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है जो आपको यहाँ समझना है उसको सुन लीजिए। बच्चों आपने देखा कि समुच्चय ए और बी समान लिखे हैं, उसका रीजन ये है कि समुच्चय ए के सारे अवयव बी में दिख रहे हैं और बी के सारे अवयव कहाँ दिख रहे हैं, ए में दिख रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ आपको इसमें बदलाव दिख रहा होगा बच्चों। आप देखिए समुच्चय ए और बी के अवयवों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके अवयवों का क्रम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर पहले 2 था, उसमें 2 लास्ट में है। लेकिन क्या समुच्चय के अवयवों के क्रम को बदलने पर उनके मान में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो दोनों समान समुच्चय नहीं कह रहे, समान माने बराबर होता है, माने इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल करके ये आती है कि अगर हम किसी समुच्चय के अवयवों के क्रम को बदल दें तो समुच्चय के अवयवों के क्रम को बदलने से समुच्चय के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, समुच्चय के अवयवों के क्रम से समुच्चय के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट समुच्चय के प्रकार आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा है। आज के इस वीडियो के बाद हम ये जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपीज़ बना ली हैं और साथ ही साथ जितना मैंने पढ़ाया है उनको भी अपनी कॉपी में नोट कर चुके हैं। अगर बच्चों आपको कोई समस्या हो रही है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स करके मुझसे जा कर के वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप रेगुलर वीडियोस देखें, बताए गए कंसेप्ट को कंप्लीट करें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पर बताएं, नोट्स कंप्लीट करें। देखो समुच्चय चैप्टर ना बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। अगर समुच्चय आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तो आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है बच्चों संबंध और फलन, और पूरा का पूरा समुच्चय पर आधारित है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समुच्चय पर जोर दीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि क्लास 12th में जब आप लोग पहुंचेंगे वहां पर भी इस समुच्चय और संबंध और फलन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। या आपको विश्वास नहीं होगा तो आप थोड़ा सीनियर से अपने पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो लोग कितने परेशान होते हैं। मुझे फिर से उन सारे कॉन्सेप्ट को उनको समझाना पड़ता है। तो अगर आप लोग इसको 11th में अच्छे से समझे रहेंगे तो 12th में आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा सीख लिया है। अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आप लोग पहले से उसको सॉल्व किए रहेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व किए रहेंगे, जिससे हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व कराएं तो आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।